एक तो अब मगरिब को बीच में आना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल की सांस उखड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जो इसराइल के साथ हुआ वो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ज़्यादा जानी नुकसान तो अब जो है वो हुआ वहाँ पे ईरान में, और उनके बड़े बड़े कमांडर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उनके मुताबिक ईरान के एक बड़े इंटेलिजेंस चीफ जो हैं पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब, ये दोनों इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट इत्तला है। इससे पहले ये भी क्लेम किया गया कि यमन के अंदर हौसी जो एक मलेशिया है उसके चीफ, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके जनरल्स शहीद हो रहे हैं, उनके साइंटिस्ट शहीद हो रहे हैं, उनकी जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन ये मुसलमान मुल्कों के साथ होता चला आया, लंबे अरसे से हो रहा है। इसलिए कोई बड़ी खबर बनती नहीं है। बड़ी खबर बनती है जब इसराइल के अंदर अटैक होता है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों से जब इत्तलात आती हैं कि वहाँ तबाही फिर गई है और वहाँ से इंसान भाग रहे हैं, लोग नीचे सुरंगों में घुस गए हैं, लोग बंकर्स के अंदर चले गए हैं, जो बाहर निकलता है वो मारा जाता है, और एक हू का आलम है पूरे के पूरे इसराइल के अंदर, एक खौफ की फिजा है। जब ये चीज़ें वहाँ से सामने आती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनती। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसराइल जब ईरान पे अटैक करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और ईरान कब तक लगातार ये मिसाइल बरसा सकता है। हालिया रातों में ये तजर्बा, या जो भी हालिया रातों में अटैक किया गया ईरान की जानिब से, वो हसास इमारतों और अहम अहदाफ तक महदूद रहा है। जो मौजूदा रजीम के अहम अहदाफ है वहाँ तक महदूद रहा है। लेकिन अब ये हमले शिद्दत इख्तियार करेंगे। अब ये बता रहा है ईरान के जनाब, अब हम हमले का दायरा बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा सिविलियन यहाँ से निकल जाएं और जाएं। और यहाँ पे जो रजीम है नेतन्याहू का, ये बड़ा जालिम है, ये बच्चों को कत्ल करता है और अब इन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये लड़ाई इसराइल ने शुरू की है, जिसके नतीजे में, जारहियत के नतीजे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका जवाब देने के अलावा। तो ये है नाजरीन ईरान का मौक़िफ़। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब। मैंने आपको एक खबर दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरा रब्ता हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का बयान वाकई गलत है और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान साहब की पुरअमन तहरीक को नुकसान पहुँचा सकता है अली अमीन गंडापुर का ये बयान, और इंतज़ार वो लोग इस बात का कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और वो ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखें और उनसे पूछें कि जनाब ये तो गोलियाँ चलाने की बातें हो रही हैं, बंदूकें लाने की बातें हो रही हैं। तो फिर इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसको फिर समझा जाएगा कि वो उनकी जानिब से बयान है। दूसरा, इमरान खान साहब को ताने दिए जा रहे हैं कुटाउट्स की जानिब से कि उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इसराइल और ईरान के मामले पे। तो भाई जिस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, किसी से भी हो जाए, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दे देंगे और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सोशल मीडिया की टीम वो सोशल मीडिया पे डाल देगी। और ये बड़ा क्लियर है, ये जब भी आप उनसे पूछेंगे, इमरान खान साहब को अगर 15 दिन के लिए आप अकेला कर देते हैं, आजकल उनको दोबारा से आइसोलेट किया हुआ है, और ये आइसोलेशन तब शुरू हुई इमरान खान साहब की। मुझे आइडिया हो गया था उस दिन जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि आसिम मुनीर साहब बुशरा बीबी साहिबा की कोई मिन्नत कर रहे थे या उन तक अप्रोच कर रहे थे अपने आप को या अपने ओहदे के लिए, या कोई इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब ने कही थी। मैं क्योंकि हज पे था तो मैं वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ नहीं सका, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था उसके लुबे लुबाब से, वो जो 2-4 चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे उससे आइडिया हो गया था कि अब इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा सख्ती की जाएगी, क्योंकि उन्होंने दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को चैलेंज किया है। और वही हमने देखा बाद में दोबारा से इमरान खान साहब का जो एक खुला बयान आया, उसके बाद इमरान खान साहब को दोबारा से कैद तन्हाई में डाल दिया गया और इतने अहम मौके पर भी उन्हें यह मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना स्टेटमेंट जारी करें। तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी किया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और उनके बजट के खिलाफ, और ये बताया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, आलिया हमजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि 111 कंपनियों को टैक्स की छूट दे दी गई है। इसमें 35 कंपनियां ऐसी हैं जो फौज की हैं। भी अगर आप फौज की कंपनियों को टैक्स की छूट दे देंगे तो बाकी कंपनियां फौज की कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुकाबले की तो फिजा ही आपने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जिनमें से 35 कंपनियां फौज से मुंसलिक हैं और सारे का सारा बोझ, इन 111 कंपनियों के टैक्स का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 10% इजाफे का एहसान जितलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 45% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आलिया हमजा ने मजीद कहा कि 2022 के बाद से 3 साल पाकिस्तान की 77 साल तारीख के बदतरीन 3 साल हैं। फैसलाबाद में 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कॉटन और गंदम समेत हर फसल की कीमत कम हुई है।
महंगाई और कर्जे बढ़े हैं, शरह नमू जो है वो कम हुई है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे जो उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है